कह रहा रोटेट योर लेग्स। सीधा ही तो है। सीधा तो नहीं है। म्यूट करो। म्यूट कर दिया था क्या? फिर कोई ज़रूरी नहीं है कोई यार। कैमरा सीधा कीजिए। तेरा फोन देख ले कुछ कहेगा तो। ऋषि जी शुरू करूं? कैसे करूं? आज के हिंदी है ज़िंदगी की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस मंच पर मुझे आज आमंत्रित किया। आप सब लोग जो इस कार्यक्रम से पूर्व में जुड़े हुए हैं उन सबको ये मालूम ही है कि ये इस श्रृंखला का 13वां वक्तव्य है। इस कारण आप मुझसे पूर्व अनेक विद्वानों को सुन चुके हैं और ये बहुत कठिन है कि आज के वक्तव्य में मैं आपको कोई नई बात कह पाऊँ, लेकिन क्योंकि वक्तव्य है तो बात तो मैं आप लोगों से करूँगी ही। और हम सब जानते हैं कि एक ही बात को अलग अलग तरह से कहा जा सकता है। तो आज तक जितने लोगों ने आपसे बातचीत की है उससे मेरा अंदाज़े बयां कुछ अलग हो सकता है, बाकी बातें वही हैं जो हम सब पहले से जानते हैं। इसमें मैं ये कोशिश करूंगी कि बाल साहित्य और बचपन से जुड़े कुछ मुद्दों को रेखांकित किया जा सके, कुछ ऐसे प्रश्न उठाए जा सकें जो इस दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं और जो हम सबका ध्यान चाहते हैं, जिन पर शिक्षक, अभिभावक और बाल साहित्य लेखक सबको गंभीरतापूर्वक संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना बाल साहित्य से और बचपन से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। और हम लोग जिस दिशा में बाल साहित्य को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बचपन के लिए बहुत अधिक उपयोगी और सार्थक बनाना चाहते हैं, वह संभव नहीं हो सकेगा। तो मैं सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर बाल साहित्य क्या है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर रचा गया साहित्य बाल साहित्य है, यानी बालक उसके केंद्र में अवश्य ही होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि बाल मनोविज्ञान की गुत्थियों को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह कोई भी साहित्य पर काया प्रवेश के बिना लिखना संभव नहीं है,
जब तक हम पात्रों में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हम बाल मन के समान नहीं सोचेंगे, तब तक हम नहीं लिख सकते। तो उसी प्रकार बाल साहित्य में भी बाल मनोविज्ञान को समझकर उसकी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न अवश्य ही होना चाहिए, और उसके केंद्र में बालक होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, और बाल मन के साथ संवाद ही बाल साहित्य होता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात है जिसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है, वो ये कि बाल साहित्य पढ़ना केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर शिक्षक, अभिभावक या लेखक बाल साहित्य नहीं पढ़ते हैं तो बाल मन के अनेक पहलुओं से अनजान रहते हैं। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता, और इसलिए निरंतर ऐसे मुद्दों से जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, हमारा दो चार होना, हमारा रूबरू होना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। तो इसलिए यहाँ मैं फिर से रेखांकित करूँगी कि बाल साहित्य केवल बालकों के लिए नहीं है बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। एक और बिंदु यहाँ है कि बड़ों के लिए क्यों ज़रूरी है कि हर प्रौढ़ व्यक्ति में या हर वयस्क व्यक्ति में एक बच्चा अवश्य होता है, उसके मन के किसी कोने में एक बच्चा अवश्य होता है, और बाल साहित्य से वो बच्चा हमेशा जीवंत बना रहता है। और हमारी सरलता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बच्चे की तरह बने रहें। मैं समझती हूँ कि केवल इतनी सी बात से ही इस दुनिया की अनेक समस्याएं थोड़ी सी, उनको कठिनाई जो है उनको दूर करना आसान हो जाएगा। अब मैं, जैसा कि ये विषय है, उस पर आती हूँ कि बचपन और बाल साहित्य का क्या संबंध है। कल्पना गोयल जी स्वागत है, एस भाग्यम शर्मा जी स्वागत है आपका, पवित्रा अग्रवाल जी स्वागत है, मंजरी शुक्ला जी स्वागत है। तो अब मैं ये बात करना चाहती हूँ कि बचपन और बाल साहित्य में परस्पर क्या संबंध है। अब इसके लिए मैं कहीं दूर जाने की बजाय अपने बचपन की बात करना ज़्यादा सही समझूंगी, क्योंकि अपने बचपन से मैं आपको बिल्कुल बिंदुवार बताने में समर्थ हूँ। सौभाग्यवश मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ बच्चों के लिए पुस्तकों को बहुत ही आवश्यक माना गया। हमारे घर में लाइब्रेरी की तरह कई अलमारियों में किताबें होती थी, और अपने घर में मैं सबसे बड़ी थी, और सबसे बड़े होने के कारण जो भी पुस्तकें लाई गई बच्चों की, वो मेरे लिए ही पहली बार खरीदी गई। मुझे याद आता है कि मेरे दादाजी ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मैं अच्छा साहित्य पढूं, और गीता प्रेस गोरखपुर की उस समय बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए आती थीं। कुछ के नाम मुझे अभी भी याद हैं, वीर बालक और वीर बालिकाएं, चोखी कहानियाँ। तो इस तरह का साहित्य मैंने, बहुत छोटी थी तभी बहुत सारा साहित्य इस तरह का पढ़ा। और उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए काफ़ी कविताओं की, कहानियों की पुस्तकें लाया करते थे, और उनमें चित्रकथाएं भी होती थीं, कविताओं की ऐसी पुस्तकें भी थीं जो कि आजकल जिस तरह की पतली पतली पुस्तकें छपती हैं, कहानियों की भी ऐसी पुस्तकें थीं। तो ये स्थिति मेरी तीसरी चौथी क्लास तक थी कि जो पुस्तकें घर में लाई गई वो मैंने पढ़ी। दूसरी बात जो थी इम्पॉर्टेंट जीवन में, वो थी पत्रिकाएं, बाल पत्रिकाएं। तो बाल पत्रिकाएं जो थी, मैंने जब होश संभाला, मैं जब 5-6 साल की थी, तब से मैंने देखा कि हमारे घर में पराग आती थी, और पराग में बहुत ही अच्छी कविताएं आया करती थी। और मुझे ध्यान है कि वो कविताएं जो होती थी वो मुझे तुरंत याद भी हो जाती थी, और मैं अक्सर उनको गाती रहती थी और बच्चों को भी क्लास में सिखा देती थी। तो इस तरह से उन कविताओं का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। हालांकि उस समय बाल साहित्य में ये नहीं था कि बाल साहित्य उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए, उनमें सीख नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ध्यान आता है कि एक कविता थी बहुत छोटी सी, लेकिन वो मुझे अभी भी रटी हुई है। वो कविता थी, पानी बरसा झमझम झम, डटकर खूब नहाए हम,
मम्मी बोली आओ घर, रहे नहाते हम बाहर, फिर कसकर चढ़ गया बुखार, रहे कई दिन हम बीमार, और हमने पकड़े अपने कान, लेंगे बात बड़ों की मान। तो इस शैली की कविताएं उस समय जब मैं 5-6 साल की थी पराग में छपा करती थी। उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि नंदन प्रकाशित होने लगी थी और नंदन हमारे घर में आने लगी थी। नंदन में भी उस समय तो राजा रानी की, बौनों की और इस तरह परियों की, परी कथा विशेषांक जो उनका हमेशा आया करता था, मैं उसका इंतज़ार करती थी। और मैं इतनी दीवानी थी नंदन के लिए कि मुझे ध्यान आता है कि अगर मेरे हाथ नंदन पड़ जाए तो फिर चाहे कल एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ती नहीं थी। तो इसलिए मेरी माँ जो थी वो, उनको अगर पता चल जाता था कि कल परीक्षा है या इसका पेपर होने वाला है तो वो नंदन छुपा के रख देती थी, और जब परीक्षा हो जाती थी उसके बाद ही मुझे नंदन पढ़ने को मिलती थी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस हद तक दीवानगी उस समय के बच्चों में इन बाल पत्रिकाओं और बाल कहानियों के प्रति थी। सुषमा रजनीश जी स्वागत है, सविता खोसला जी स्वागत है आपका। तो ये दूसरी चीज़ हुई पत्रिका। तीसरी चीज़ जो थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया बचपन में, वो तीसरी चीज़ थी आकाशवाणी, रेडियो। रेडियो पर बच्चों का कार्यक्रम आया करता था, और हम जहाँ रहते थे मेरे बचपन में 6ठी 7वीं 8वीं 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 4 साल मैंने झुंझुनू में बिताए। और झुंझुनू जो है वहाँ आकाशवाणी दिल्ली भी अच्छी तरह सुनाई देता था और आकाशवाणी जयपुर भी अच्छी तरह सुनाई देता था। तो मैं इतनी लालची थी कि मैं दोनों जगह के बच्चों के कार्यक्रम सुना करती थी, और इन बच्चों के कार्यक्रमों ने साहित्य का ज्ञान भी दिया, साहित्य की विविधता से परिचित कराया, और साथ ही मुझे बाल साहित्य पढ़ने को भी प्रेरित किया। मुझे ध्यान आता है कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानियों से और विश्व की महान कृतियों के नाट्य रूपांतर से मैं इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से परिचित हुई, और हमारे देश की नहीं विदेश की महान कृतियों से मेरा साक्षात्कार हुआ। इस काम में नंदन ने भी मेरी बहुत मदद की। नंदन में विश्व की महान कृतियों का संक्षिप्तीकरण करके एक कहानी, एक रचना उसमें दी जाती थी, और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। इसके कारण मैं देशी के साथ साथ विदेशी साहित्य पढ़ने में भी सक्षम रही। इसके अलावा जो नंदन का प्रभाव था, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बचपन में बाल साहित्य के कितने दूरगामी परिणाम होते हैं। तो नंदन में नंदन एल्बम नाम से एक स्थायी स्तंभ आता था, और इस स्थायी स्तंभ में नंदन एल्बम में विभिन्न महान जो हमारे यहाँ के व्यक्ति हुए हैं उनके चित्र आया करते थे, और मैंने पूरा एक एल्बम बना रखा था और उसमें काट काट के और वो चित्र मैंने चिपका रखे थे। बहुत ही मोटा एल्बम मेरा बन गया था। और इसके अलावा बीच के पेज पर किसी न किसी शहर के बारे में आता था, और वो भी मेरे पास हमेशा संकलित रहा। इसके अलावा अखबारों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उस समय बाल साहित्य में। सभी अखबारों में उस समय लोकल जो राज्य स्तर के अखबार तो शुरू नहीं हुए थे, लेकिन नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान ये आया करते थे हमारे घर, और रविवार के हम दोनों ही अखबारों के पृष्ठ ले लिया करते थे जिससे कि ये सब कुछ पढ़ा जा सके। तो उसमें आपको, अगर मेरे जो आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें ध्यान होगा कि अनमोल वचन भी आते थे। वो अनमोल वचन मैं अपनी डायरी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करती थी। इसके अलावा पहेलियाँ आती थीं, पहेलियाँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। और क्या आप जानते हैं, एक इस तरह के भी स्तंभ आया करते थे। तो ये सब मिलकर के बहुत महत्वपूर्ण योगदान बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में करते थे। इसके बाद जब मैं 5वीं में आ चुकी थी, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती थी। उस लाइब्रेरी में जो वाचनालय था, रीडिंग रूम था, उस रीडिंग रूम में एक बहुत बड़ी टेबल थी, और उस टेबल पर सारी पत्रिकाएं पड़ी रहती थी। अखबार तो वहाँ रहते ही थे, तो हम लोग और दूसरे अखबारों के भी इतवार के अंक पढ़ा करते थे, और टेबल पर बहुत सारी पत्रिकाएं रहती थी। उनमें मुझे ध्यान है विज्ञान प्रगति भी होती थी, और चंदा मामा और ये सब, चंपक और सब होती थी, और मैं उनको यथासंभव सारी पत्रिकाओं को पढ़ने का प्रयत्न करती थी। और जब लाइब्रेरी पीरियड होता था तो मेरा हमेशा ये प्रयास होता था कि एक किताब जो इशू कराई जाए उसको एक हफ्ते बाद लौटाया जाए, और उसके बाद में फिर से नई किताब इशू कराई जाए। तो इस तरह से पढ़ने के साथ मेरा संबंध बना रहा। एक शिशुओं के लिए प्रोग्राम आया करता था आकाशवाणी दिल्ली से, चुनमुन। तो
वो बिल्कुल नर्सरी के बच्चों के लिए वो प्रोग्राम होता था, और उसमें जो संचालिका थी, जो एंकर होती थी उस प्रोग्राम की, वो कमाल थी। इतने अद्भुत उनका प्रस्तुतिकरण था कि शायद कोई भी बच्चा उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे। और उसमें वो संगीतबद्ध करके नर्सरी राइम्स टाइप गीत हुआ करते थे, और वो बहुत ही प्यारा प्रोग्राम था जिसको कि शिशु जो हैं, बच्चे हैं, वो सुनना पसंद करें। तो इस तरह से इन सब का, और एक और बात मैं बताना नहीं भूलूंगी कि गर्मी की छुट्टियों में सभी लोग, जैसे उस समय नानी के यहाँ जाया करते थे, तो हम लोग अपने मामाओं के यहाँ जाते थे। तो हमारे मामा के यहाँ हमारे जो भैया थे, जो मुझसे लगभग 10 साल बड़े होंगे उस समय, उनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी, और उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में एक हस्तलिखित पत्रिका उन्होंने निकाली, उसका नाम रखा प्रयास। और उसमें वो जो कुछ लोग जो बड़े थे मुझसे 8-10 साल, उनकी रचनाएं थी, और मैंने भी उस समय एक कविता और एक कहानी लिखी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो केवल पाठक होता है, एक गंभीर पाठक से लेखक में तब्दील हो जाता है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि कितना दूरगामी परिणाम या प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर साहित्य का पड़ता है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे नाटक जो थे वो हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो उन नाटकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो बच्चों की कार्यक्रम में नाटक आते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने में। तो हमारे व्यक्तित्व में किसी एक चीज़ का योगदान नहीं होता है। हमारी जो कैलिडोस्कोपिक पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनती है। इसी में मैं अपने जो हमारे जो हेडमास्टर थे स्कूल के, हालांकि मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत बड़े विजनरी थे, मैं ये कहना चाहूँगी। और मुझे ध्यान है कि जो बाल सभा हुआ करती थी शनिवार को, उसमें वो वहाँ के एक जो वैसे तो कोई उनकी रचनाएं छपती नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखते थे, ऐसा मैं कहूँगी, छपती हूँ या नहीं छपती हूँ उनकी रचनाएं। तो वो वहीं कलेक्ट्रेट में कहीं काम करते थे ऑफिस में, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं वो बच्चों के लिए लिखा करते थे। तो उस बाल सभा में हमारे जो हेडमास्टर साहब थे, वो उन्हें बुला लेते थे, और वो जब कविताएं सुनाते थे, तब से मेरे मन में ये भाव आया कि कवि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और काश मैं कविता लिख पाऊँ। तो इन सब चीज़ों ने मेरे अंदर न केवल पढ़ने की बल्कि लिखने की इच्छा भी जागृत की। तो मैं सोचती हूँ कि ये उदाहरण ठीक काफ़ी लंबा हो गया है कि बचपन में साहित्य का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा। पद्य कविताएं आया करती थी बहुत लंबी लंबी। सिंड्रेला की कहानी एक बार आई थी नंदन में या पराग में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अब तो, लेकिन वो पूरी पद्य के रूप में थी। एक बार एक लड़की थी, नाम था उसका सिंड्रेला, गुड़ियों जैसी प्यारी प्यारी, परियों जैसी प्यारी प्यारी, मम्मी की प्यारी, पापा की प्यारी, छोटी सी बीमारी में उसकी मम्मी मर गई, वो ईश्वर के घर गई, और इतने बड़े जहान में, इतने बड़े मकान में रहे अकेले केवल दो, सिंड्रेला और उसके पापा। यहाँ से ये शुरू होती थी। बहुत ही लंबी थी, कई पेज, कई पृष्ठ उससे भरे हुए थे, पर इस तरह की मैंने उस समय मुझे पूरी लंबी लंबी कविताएं याद हुआ करती थी। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, बचपन, मेरे बचपन को छोड़ करके। वो बिंदु है कि आखिर आज के युग में, जबकि आज का बचपन 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में या दूसरे दशक में जो बचपन है, वो बचपन हमारे बचपन से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है। तो हम ये पाते हैं कि हमारे ज़माने में न टीवी था और न ही इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई और इस तरह के गैजेट्स थे। हमारे सामने एक ही चीज़ थी, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो और था जिसका मैंने जिक्र किया अभी। बाकी केवल पत्रिकाएं और पुस्तकें हमारी दुनिया थी, और बाहर आना जाना भी बहुत कम होता था। लेकिन आज का बच्चा ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम ये कहते सुने जाते हैं बड़े लोग अक्सर कि बच्चा पुस्तकों से, किताबों से दूर हो गया है। ये बात सच है, लेकिन इसकी तह में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और हम जो कि बाल साहित्यकार कहते हैं अपने आप को, हमें इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही रचना करनी होगी। आज का बचपन हमारे बचपन से अधिक समृद्ध है भौतिक दृष्टि से। उनके पास अधिक साधन है, संसाधन है, धन है, सब कुछ है,
लेकिन हमारी तुलना में बहुत ही अभावग्रस्त है रिश्तों की दृष्टि से, अपनेपन आत्मीयता की दृष्टि से। वो बहुत अकेला है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत टेंशन में है, उसके ऊपर प्रतिस्पर्धा का दबाव है, माँ बाप की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का दबाव है। तो ये सारे दबाव हमने अपने बचपन में नहीं झेले थे। माँ बाप अपनी इच्छाओं को आरोपित नहीं करते थे क्योंकि वो भी सिक्योर महसूस करते थे, अगर बच्चा थोड़ा भी ठीक कर रहा है तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो ना उनके ऊपर दबाव था, ना हमारे ऊपर दबाव था। आज अभिभावकों पर भी दबाव है और बच्चों पर भी दबाव है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर बाल साहित्य रचने वालों को सोचना चाहिए। अब सवाल ये है कि आज का बच्चा आखिर क्यों पढ़े, जब उसके सामने यूट्यूब चैनल है, जब उसके सामने फिल्में हैं, जब उसके सामने टीवी है, जब उसके सामने कार्टून्स हैं, जब वो एक क्लिक से सब कुछ देख पाता है, तो वो इतनी नीरस किताबों में अपना दिमाग आखिर क्यों लगाए? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि अगर रचनाएं बहुत ही मनोरंजक हों, केवल तभी बच्चा उन्हें पढ़ेगा। अगर किताबें कलरफुल हों, सचित्र हों, रंगीन चित्र सहित हों, तो बच्चा पढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ लेखक की समस्या है कि सचित्र किताब तक तो ठीक है, पर रंगीन किताब छपवाना बहुत ही मुश्किल काम है पैसे देकर लेखक के लिए। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर कोई नया आदमी नहीं है, हम एक ही नाव में सवार हैं हम सब लोग। तो ये एक बिंदु ये निकल के आता है कि जो किताब बच्चा पसंद कर सकता है कह रही हूँ मैं, करेगा ही नहीं कह रही, कर सकता है, वो छपाते ही नहीं हम लोग। ना प्रकाशक छापता है, ना लेखक छपा सकता है। तो एक ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और विचारणीय भी है। दूसरा जो बिंदु है वो हमारे नियंत्रण में हो सकता है कि जो बच्चे की अभिरुचि है उस अभिरुचि के अनुसार ही हम लिखें, ये संभव है। तो पहला जो काम है लेखक का वो बाल मन को सुकून देना है, बाल मन को गुदगुदाना है, बाल मन को का रंजन करना है, सही अर्थों में मनोरंजन करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यह नहीं कर पाते हैं तो हम सफल साहित्यकार कतई नहीं कहे जा सकते। हम लिख लें, फेसबुक पर डाल दें, व्हाट्सएप पर डाल दें, छप भी जाएं, पर वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर बच्चा उसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, अगर बच्चा उसे पसंद नहीं कर पा रहा, तो हमें अपने आप को बाल साहित्यकार कहने का कोई अधिकार मेरे अनुसार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इस बात की पड़ताल करें, अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि बच्चा क्यों पढ़े, क्या हासिल है उसका, तो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो है भाषा। भाषा का विकास तभी होता है जब हम साहित्य पढ़ते हैं। काम तो 100 शब्दों से भी चलाया जा सकता है किसी भाषा में, लेकिन भाषा का समृद्ध कोश हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में काम क्यों न कर रहे हो। और भाषा बिना साहित्य पढ़े कभी नहीं आ सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भाषा का विकास हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो साहित्य पढ़ें, उसके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है संवेदनशीलता का विकास। आप सब लोग देख रहे होंगे कि इस समय दुनिया में संवेदनशीलता लगातार घटती जा रही है। रोड रेज के इतनी घटनाएं हम देखते हैं, और अमेरिका जैसे देशों में तो बच्चे शूट भी कर देते हैं, पिस्टल होती है उनके हाथ में। तो ये सब क्यों है? क्योंकि बच्चों की संवेदनाएं मरती चली जा रही हैं। संवेदना कैसे जागृत हो सकती हैं? जितना साहित्य हम पढ़ेंगे उतनी हमारे अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी। अब आज तो हमने भारत में मान लिया है कि भाई बच्चा क्या बने, केवल इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या आईटी के फील्ड में जाए। क्यों? माँ बाप की भी मजबूरी है कि नौकरी वही है। लेकिन शायद हम जैसे लोग सभी ये अनुभव करते होंगे कि संवेदनशीलता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और
कला का उद्देश्य, जिसमें साहित्य भी समाहित है, कला का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति, इंसान को इंसान बनाए रखना। जिसे हमारे यहाँ कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य कौन है? जिसमें मनुष्य जैसी संवेदनशीलता है। और ये संवेदनशीलता कहाँ से आएगी? कोई आसमान से नहीं टपकेगी। ये संवेदनशीलता आएगी साहित्य पढ़ने से। तो ये संवेदनशीलता विकसित करना, पुष्पित करना, पल्लवित करना किसका काम है? साहित्यकार का काम है। जब हम पशु पक्षियों का मानवीकरण करते हैं, जब हम जड़ पदार्थों तक का मानवीकरण करते हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे किताब हो, बच्चों के साहित्य में यही होता है। तो जब हम जड़ पदार्थों का मानवीकरण कर रहे हैं, तो जो चेतन है उसके प्रति तो निस्संदेह हमारी संवेदनशीलता का स्तर बहुत ही उच्च होता है और होना भी चाहिए। तो बच्चों में जब हम कहते हैं कि भाई एक बिल्ली है और वो बिल्ली जो बाहर थी और उसको चोट लग गई, या एक तोता है उसके चोट लग गई और फिर उस बच्चे ने, वो बच्चा उसका अस्पताल ले गया और फिर डॉक्टर ने उसे शाबाशी दी, और इस तरह की जो कहानियाँ जब बच्चा पढ़ता है तो सबके प्रति संवेदनशीलता का विकास उसमें होने लगता है। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई भी इस बात को स्वीकार करेगा कि साहित्य की सड़क संवेदनशीलता के मंजिल तक ले जाती है। संवेदनशीलता के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य टूल के रूप में, औजार के रूप में बाल साहित्य कर सकता है, वो है बच्चों के व्यक्तित्व में तार्किकता और वैज्ञानिकता का विकास। तार्किकता बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात को ज़बरदस्ती स्वीकार कर लेना कि वो कहा गया है इसलिए कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं हमारे समाज में, और वो कहीं बहुत गहरे बाल मन में भी बैठ जाती हैं, क्योंकि बड़े लोग, बुजुर्ग लोग वही बात घर में कहते हैं, लेकिन इनकी भी पड़ताल करनी, इनका विश्लेषण करना, इनको समझना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक तार्किक व्यक्ति बने, एक अंधविश्वासी व्यक्ति न बने, एक अंधश्रद्धा वाला व्यक्ति न बने, जैसा कि हमारे देश में इस समय होता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि फासिस्टवादी शक्तियों से हमारा देश मुक्त रहे, तो उसके लिए हमें बच्चों को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना ही होगा। अगर हम बच्चे को यही कहेंगे कि तू आँख मूंद कर विश्वास कर ले, ये बात सच है, तो वो वैसा ही करता चला जाएगा कि भाई केवल इसलिए कि किसी ने कहा है, कि किसी बाबा ने कहा है, कि किसी साधु ने कहा है, किसी संत ने कहा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो बच्चे में कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकेगा। और जो बाल साहित्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस दिशा में अपनी अदा कर सकता है कि बच्चों को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू बाल साहित्य का है व्यक्तित्व निर्माण, जिसका कि मैंने विस्तार से अपना उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की। और चरित्र निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो का नाम हम सब ने सुना है, यूनानी दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो ये कहता है कि 7 वर्ष की अवस्था तक बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उसे कहानियाँ सुनाई जाए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कहानियों का बच्चे के जीवन में कितना योगदान है। कारण क्या है कि बच्चा एक ही कहानी को बार बार सुनता है। अगर एक ही कहानी को वो बार बार नहीं सुनता तो उसे मज़ा नहीं आता, बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, और वो इतना सुनता है कि उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में वो कहानियाँ खुद जाती हैं, इन डेप्थ बैठ जाती है उसके अंदर, और इस कारण से उसके जीवन को वो प्रभावित करती हैं। तो इसी कारण से कहानियाँ व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण कर पाती हैं, क्योंकि बच्चा दोहराव को पसंद करता है, वो बार बार सुनना चाहता है जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, चाहे वो कविता हो और चाहे वो कहानी हो। तो इसलिए व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में कहानियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ जब मैं कहानी कह रही हूँ तो मेरा उद्देश्य केवल कहानी की बात करना नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि बहुत सारी विधाएं हैं बाल साहित्य की। जैसे हमेशा से चली आ रही है लोरी, हालांकि अब कहीं पत्रिकाओं में मुझे दिखाई नहीं देती है इतनी, लेकिन लोरी बहुत महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें कि माँ पालने में झुलाती झुलाती या माँ तबकियाँ देते देते बच्चे को क्या नहीं सिखा देती। राजस्थान में राजियारा दोहा बहुत प्रसिद्ध हैं, और राजियारा दोहा में बहुत कई इस तरह के दोहे हैं, मैं अभी उनको रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। तो
इस तरह के कई दोहे हैं जिसमें कि जो क्षत्राणी है वो बच्चे को पालने में झुलाते झुलाते ही वीरता का पाठ पढ़ाती रहती है। तो लोरी है, प्रभाती है, जो कि सुबह उठने पर बच्चे को जगाने के लिए जैसे गाया जाता है, जो वो है जागो मोहन प्यारे या इस तरह की जो कई प्रसिद्ध गीत हैं वो प्रभाती के उदाहरण हैं। इसके अलावा बाल उपन्यास, थोड़ा बड़ा होने पर बाल उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, और पहेली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चे के का बौद्धिक विकास करने के लिए, मानसिक विकास करने के लिए, बौद्धिक एक्सरसाइज करने के लिए पहेलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हम सब जानते हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियों से हिंदी में ये इस तरह की पहेलियाँ 4-4 लाइन की पहेलियाँ बूझी जाने लगी थी। इसके अलावा भी अमीर खुसरो के अलावा आजकल हम देखते हैं कि पहेली की एक नई विधा का विकास हो रहा है, वो है पहेली गीत। मतलब 8, 10, 12, 15 लाइन की जो कविता होती है उसमें ऊपर से नीचे तक एक ही विषय पर पहेली आप बूझेंगे ऐसा उस गीत में एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन सारी विधाओं से बच्चा बहुत सीखता है, समझता है, उसकी सूझबूझ का विकास होता है। बच्चा जब सीखता है तो हम देखते कि पहले कहानी के अंत में लिखा हुआ होता था कि अब इस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, और अब इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि भाई बच्चे के लिए इस तरह का उपदेश या सीख बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जहाँ भी उसे गंध आ जाती है कि भैया हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, उपदेश देने की कोशिश की जा रही है, वहीं वो उस चीज़ को छोड़ देता है, पढ़ता नहीं। तो सवाल ये है कि क्या बाल साहित्य में किसी भी प्रकार की सीख होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या केवल मनोरंजन करना ही साहित्य का उद्देश्य है? तो क्या ये पंक्ति जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, क्या ये व्यर्थ है? तो इसके लिए एक मध्यम मार्ग है। न तो केवल उपदेश होना चाहिए और न केवल कहानी ही होनी चाहिए। बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, जो बुद्ध का मार्ग है, मध्यम मार्ग ये है कि हम बात तो कहें लेकिन इस तरह कहें जैसे दूध में चीनी होती है। दूध में जब हम चीनी घोलते हैं तो उसकी मिठास दूध के स्वाद को बढ़ा देती है। अगर चीनी ना हो तो दूध हमें फीका फीका सा लगता है। इसी तरह अंतर्निहित होनी चाहिए सीख, थोपी हुई, आरोपित नहीं होनी चाहिए। कैसे? इसका भी मैं एक उदाहरण आपको दूंगी। जैसे हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, ईदगाह का नाम लूंगी मैं क्योंकि ईदगाह से सब परिचित हैं। ईदगाह में उसका जो पात्र है, छोटा सा बच्चा जो कि मेले में, ईदगाह उसके मेले में जाता है और वहाँ सारे बच्चे खरीद रहे हैं, अपने लिए खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं खरीदता। कोई उसको कह नहीं रहा है कि ऐसा कर। कहीं प्रेमचंद ने सीख भी नहीं दी है कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, सब बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले के मन में उसकी संवेदना इतनी गहरी बैठती है कि वो जीवन भर उसे नहीं भूलता। आज भी हामिद का चिमटा और बूढ़ी दादी मेरी आंखों के सामने है, जबकि मैंने शायद 4वीं-5वीं क्लास में ये कहानी पढ़ी थी। तो ये तरीका है सीख देने का कि पात्र स्वयं ही सीख है। अलग से एक भी पंक्ति में हमें सीख नहीं देनी है। पढ़ने के बाद बच्चा स्वयं इस बात को रियलाइज़ करे कि ये उचित है। हमें नहीं बताना पड़े कि ये उचित है, अनुचित है, क्या है। वो जितनी बार पढ़े उतनी बार वो बात उसे क्लिक करे, उसे अपील करे, ये बहुत ज़रूरी है। बाल साहित्य से जुड़ी हुई एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आजकल कही जा रही है, और इस बात पर मत वैभिन्न भी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि इस समय मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप उससे सहमत हों, लेकिन आप उस पर विचार अवश्य करें, ये मैं अवश्य चाहूँगी। मैं असहमति को महत्व प्रदान करती हूँ, सभी सहमत हों मेरी बात से कतई ज़रूरी नहीं है। तो आजकल ऐसा है कि एक खेमा उन साहित्यकारों का है जो ये कहते हैं कि परी कथाएं या राजा रानी की कथाएं या जादू या ये सब नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये बेकार है, बेकार की चीज़ें हैं और बच्चे को भ्रम में डालती हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह की कहानियाँ लिखें, हमें केवल वैज्ञानिक कहानियाँ लिखनी चाहिए और केवल यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखनी चाहिए। दूसरे और वो वे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, जीवन में मनोरंजन और कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, सपने, इन सब का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बच्चों के सपनों को पंख मिलने चाहिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को उड़ान मिलनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम परी कथाएं या इस तरह की कथाएं जो कि बच्चों को फैंटेसी में ले जाती हैं, उस तरह की कथाएं उनको सुनाएं। आप सबको मालूम है कि हैरी पॉटर उसका उदाहरण है। बच्चों में कितना लोकप्रिय हुआ हैरी पॉटर, जेके रोलिंग कितनी महान लेखिका बन गई इसके माध्यम से। मैं ये नहीं कह रही कि हमें ऐसा ही लिखना चाहिए, लेकिन अगर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बच्चों के लिए खाना परोसते हैं, उस खाने में खीर भी होती है, सब्ज़ी भी होती है, दही भी होता है, चपाती भी होती है, सलाद भी होता है, सब कुछ होता है। इसी तरह से बाल साहित्य जो है इन टोटलिटी वो एक थाली की तरह है और उसमें बच्चों के लिए फैंटेसी भी होती है, होनी चाहिए, होती है नहीं, होनी चाहिए, उसमें यथार्थ भी होना चाहिए, उसमें आदर्श भी होना चाहिए। तो उसमें सभी तरह की चीज़ें, इस तरह की भाव होने चाहिए और उसमें सभी तरह की विधा होनी चाहिए। तब बच्चों को पूरा पोषण, मस्तिष्क को, मन को पूरा पोषण मिल पाएगा, अन्यथा अधूरा ही होगा सब कुछ। तो बच्चों के साहित्य में परी कथा भी हो सकती है, लेकिन तार्किकता और वैज्ञानिकता को हमें कहीं नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं बार बार रेखांकित कर रही हूँ कि तार्किकता का हम दामन न छोड़ें, थोड़ा कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को रखें, कल्पना की उड़ान को भी रखें, लेकिन बिल्कुल ही अतार्किक बेसिर पैर की कहानी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि बच्चा बिल्कुल ही भ्रमित हो जाए। तो बाल साहित्य की थाली बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। इसमें हमें बच्चों को मिनरल भी देने हैं, हमें विटामिन भी देने हैं, हमें प्रोटीन भी देना है, हमें सब कुछ देना है बच्चे को, और बिना उपदेश के इस तरह रचना है कि वो बिना उपदेश के हो सके। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विज्ञान कथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब हमारे सामने विभिन्न शेड्स हैं बाल साहित्य के। तो विज्ञान कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, ये तो बात है ही। इसके अलावा भी विज्ञान कथाओं में भी बहुत फैंटेसी होती है, ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है। विज्ञान कथा भी केवल विज्ञान पर आधारित नहीं होती, विज्ञान पर आधारित होते हुए भी उसमें फैंटेसी होती है। तो फैंटेसी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ जा सकता और उसमें जो आनंद आता है बच्चे को वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इन सब मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए ही बाल साहित्य का लेखन होना चाहिए, हमें रचना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम देखते हैं, मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही, मैं अपने ही देश की बात कर रही हूँ, कि हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हर तरह की सुविधा प्राप्त है और एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं। एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे से अच्छे स्कूल मिले हुए हैं एजुकेशन के लिए, और एक तरफ वो जिन्हें कि सरकारी स्कूल भी नसीब नहीं है क्योंकि उन्हें बाल श्रमिक की तरह से काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह की विसंगतियां हमारे समाज में मौजूद हैं। एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिली हुई हैं और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो दिव्यांग हैं और फिर भी उनका इलाज भी नहीं हो पाता। तो क्या हम किस वर्ग के लिए रच रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य केवल उच्च वर्ग के लिए रचना है? क्या हमारा उद्देश्य केवल मध्यम वर्ग के लिए रचना है या निम्न वर्ग के लिए? या हम सबका समावेश अपने साहित्य में कर पा रहे हैं? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है इसका। तो अब आप कोई कह सकते हैं इस बात को, आप में से कोई भी कह सकता है कि हम अगर गरीब वंचित वर्ग के लिए लिख रहे हैं तो वंचित वर्ग तक तो साहित्य पहुंच ही नहीं पाता। बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग तर्क है ये भी। लेकिन अगर वंचित वर्ग तक साहित्य नहीं पहुंच पाता है तो हम
आखिरकार क्या सकते हैं। एक तो यही है कि वंचित वर्ग तक साहित्य पहुँचे, तो आखिर कैसे पहुँचे, पहला। दूसरा ये है कि अगर वंचित वर्ग तक साहित्य नहीं पहुँच पाए तो हम कम से कम जो इस साहित्य को पढ़ रहा है, जो भी बच्चे, जिस भी वर्ग के बच्चे इस साहित्य को पढ़ पा रहे हैं, उस वर्ग के बच्चों में वंचित वर्ग के लिए संवेदनशीलता का विकास हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा था कि संवेदनशीलता घटती चली जा रही है, क्षरण हो रहा है संवेदनशीलता का, शत विक्षत हो रही है संवेदनशीलता। और वो संवेदनशीलता कब आएगी, जबकि हम संप्रेषण कर पाएँ इस बात का कि वे बच्चे भी हमारे समाज का अंग हैं और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करके बहुत अनजाने में ही हम उनका भला कर सकते हैं। तो सर्व समावेशी साहित्य, समग्र पूरे समाज को हम आगे ले जा सकें इसमें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही अगड़े पिछड़े वाली बात भी बच्चों में नहीं आनी चाहिए कि भाई हम ये ग्रामीण है, ये शहरी है, इस तरह की बात भी, इस तरह की जो भावनाएं घर कर जाती हैं और इस आधार पर इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी डिसाइड कर दी जाती है, ये बहुत ही घातक है एक व्यक्ति के विकास के लिए। तो ग्रामीण और शहरी परिवेश सभी को हमें सम्मिलित करना है, सभी जाति, सभी धर्म, धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर अब बांटा जा रहा है लोगों को। तो इस तरह की जो टॉलरेंस, जो हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति की, हमारे देश की कल्चर की आत्मा सहनशीलता है, सर्वसमावेशी होना है और टॉलरेंस है, उसे जीवित रखा जाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा इसके इतने घातक परिणाम होंगे जो शायद हमारे जीवन काल में उतने नहीं हों, लेकिन बाद में अवश्य आने वाली पीढ़ी को देखने पड़ेंगे। तो इसलिए जैसा बीज हम आज बोएंगे वैसे ही फल कल पैदा होगा। तो अगर हम बच्चों का माइंडसेट इन गलत नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ ना जाने दे पाएँ तो ये बाल साहित्यकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं तभी वो चश्मा लगाते हैं, या किसी का पैर खराब होता है, या किसी का हाथ कट जाता है किसी हादसे में। इस तरह के बच्चे डेफ एंड डम्ब होते हैं, या कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, इस तरह के भी बच्चे होते हैं। तो उनका भी हमारी कहानियों में जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्कूलों में ऐसे बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। तो इन सब के लिए भी हम जो कर सकते हैं अपने स्तर पर, देखिए हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा काम है उसे हम 100% करने की कोशिश करें। बस यही प्रयत्न काफ़ी होगा जिससे हमें कल को ये ना लगे कि हम कर सकते थे पर हमने नहीं किया। तो इस तरह का समावेशी साहित्य होगा तो मैं समझती हूँ कि परिदृश्य अवश्य ही थोड़ा सा बदलेगा, और अगर हम अपना गिलहरी प्रयत्न कर सकें तो ये ही हमारे लिए काफ़ी होगा। अब यहाँ पर एक और बात है जो हम में से ज़्यादातर को कड़वी लग सकती है, बात है भी कड़वी, कि अगर हम रच रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जो हम लिख रहे हैं प्रकाशन के बाद वो बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो यहाँ ये विचारणीय है कि आखिर बच्चे तक साहित्य कैसे पहुँचे, किस तरह पहुँचे। अदरवाइज़ हम जो लिख रहे हैं वो केवल हम संतुष्ट हो जाए, हमने छपवा लिया, हमने लिख लिया, हमें किसी समय पुरस्कार भी मिल गया और हमने थोड़ी बहुत फेसबुक पर डाल के आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा भी कर ली, इसके अलावा क्या हासिल हुआ तो पता चला सिफर, शून्य, कुछ नहीं। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जो भी रचा जा रहा है वो बच्चे तक पहुँचे। कैसे पहुँचे, सवाल ये है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस कार्यक्रम से कुछ शिक्षक जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में अगर देखेंगे तो कुछ शिक्षक अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखेंगे। और एक बहुत छोटा सा सुझाव है मेरा, आप लोग बाद में और सुझाव भी दे सकते हैं इस पर। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि स्कूलों में जो भी
प्रतियोगिता होती हैं उन सभी प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार के रूप में पुस्तकें ही मिलनी चाहिए। ये ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है जो हम ना कर पाए, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में बच्चों को जो पुस्तकें मिलेंगी पुरस्कार में, उनसे उनकी पढ़ने की आदत में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। तो एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल में उनको बुलाया जाता था जो बाल साहित्यकार थे, और वो कविताएं सुनाते थे, और बच्चों को सीधे कवि या लेखक से सुनने में जो आनंद मिलेगा वो और किसी से सुनने में नहीं मिल सकता। तो स्कूल वालों की ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि अगर, और स्थानीय स्तर पर हर जगह कवि लेखक होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, गांव गांव में आपको मिल जाएंगे लिखने वाले, जिस भी स्तर का वो लिखते हों, लेकिन बच्चों के लिए वो उपादेय हो सकता है। बच्चों, आप नहीं समझ सकते कि ये बच्चों के व्यक्तित्व में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है ये, जिसमें कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, इसमें कोई सरकारी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी सरकारी बजट की ज़रूरत नहीं है, इसमें शिक्षा निदेशालय से स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। इसमें आसानी से सिर्फ अपने माइंड सेट को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। एक और काम हो सकता है जो मैं अभी बताना भूल गई, हमारे स्कूल में हुआ करता था, वो है अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का स्कूलों में आयोजन। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि फिल्मी गाने गाए जाएंगे, लेकिन मुझे ध्यान है कि हमारे स्कूल में जो कविताएं होती थीं, केवल दोहे, कविता, सवैया जो हम पढ़ा करते थे अपनी पाठ्य पुस्तक में, वो नहीं तो हम जो पत्रिकाओं से जो रचनाएं याद किया करते थे, कविताएं याद किया करते थे, उनको ही हम सुनाया करते थे अंत्याक्षरी में। और इस तरह से हम में होड़ लगी रहती थी कि किसको ज़्यादा कविताएं याद हो, क्योंकि वो जीत हार का प्रश्न था आगे। तो ये एक बहुत साधारण सा सुझाव है जो कि कठिन नहीं है इसका आयोजन करना स्कूल में, क्योंकि बाल सभाओं का आयोजन हर सरकारी स्कूल में किया जाता है। मैं और किसी भी हाई फाई स्कूल की बात भी नहीं कर रही, क्योंकि उनमें तो कितने से बच्चे पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हमारा भारत जो है वो गाँवों में है, और उसमें भी हमारा बचपन जो है वो सरकारी स्कूलों में ही है। तो इसलिए हम ये ना कहें कि कौन पढ़ेगा, कौन क्या करेगा, हिंदी में लिख रहे हैं, अब तो बच्चे इंग्लिश ही पढ़ते हैं। अरे भाई, कितने प्रतिशत बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बाकी तो सब हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन है। एक सुझाव मैं प्रकाशकों के लिए भी देना चाहूँगी, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है बाल साहित्य की। प्रकाशक एक काम ये कर सकते हैं कि वो मोबाइल वैन रखें, और इस तरह से हर स्कूल में अगर वो मोबाइल वैन जाती है और वहाँ बच्चे उन पुस्तकों को देखते हैं, तो कुछ बच्चे अवश्य ही उन पुस्तकों को खरीदेंगे, कुछ अवश्य खरीदेंगे। और आप जानते हैं कि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, हम लोगों में भी कोई कम नहीं होती, लेकिन बच्चों में और भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों में क्योंकि अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, तो इस कारण से बच्चे अवश्य ही उसे, अगर एक बच्चे ने ली है वो को, तो उसके दोस्त भी लेने लगेंगे, तो फिर कोई और भी लेने लगेगा, फिर वो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ करके अपने दोस्तों को सुनाएगा, तो फिर उनमें भी उत्सुकता होगी। तो इस तरह ये श्रृंखला जो है वो आगे चलती चली जाएगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें खरीदना शुरू करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है यूटोपियन बात हो, ये भी हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि इससे कुछ तो सुधार होगा। तो जो मैं अभी आपको ये सुझाव दे रही हूँ, इनसे कुछ सुधार होने की संभावना तो है। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में, जैसे अगर हमारे घर में बहुत सारी बच्चों की पुस्तकें हैं, तो हम एक रजिस्टर बना के बच्चों को पुस्तकें दे सकते हैं, अपने बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं इस काम के लिए। इस तरह के भी छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं जिनसे कि संख्या में और वृद्धि हो सके। हम वाचनालयों की वृद्धि के बारे में कुछ कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी शहर में, तो वहाँ एक वाचनालय बनाया जाए बच्चों के लिए, या हम पब्लिक पार्क में जो लाइब्रेरी होती हैं वहाँ इस तरह की कोशिशें कर सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे छोटे छोटे कदम, मैं समझती हूँ कि आगे मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अगर हम, सबसे पहली बात है कि हम सोचें तो सही। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या? तो इस तरह से मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी हमारी बातचीत हो गई है, और
मैं मनोरंजन पर आती हूँ फिर से कि बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जो कि केवल मनोरंजन ही करती हैं, लेकिन बच्चों की ज़ुबान पर चढ़ जाती हैं, बच्चों को उनमें बहुत मज़ा आता है और वो बार बार गाते हैं। तो ये तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि मनोरंजन तो होना ही चाहिए, संप्रेषणीयता तो होनी ही चाहिए। अगर संप्रेषणीयता और मनोरंजन आपकी रचना में नहीं है तो बच्चा कभी भी उसे नहीं पढ़ेगा, और अगर पढ़ भी लेगा तो वो उसे याद तो कभी नहीं रखेगा। तो इसलिए सबसे पहला तत्व मनोरंजन का है। मैं आपको अपनी छोटी छोटी 2 कविता सुनाती हूँ, 4 लाइन की, जो नर्सरी राइम्स होती हैं, शिशु गीत जिसे कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, वो मैं बता दूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ फिर चीज़ों को। तो शिशु गीत, शिशु साहित्य और बाल साहित्य और किशोर साहित्य, 3 भागों में हम बाल साहित्य को बांट सकते हैं। तो बाल साहित्य को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं तो हम देखते हैं कि शिशु साहित्य में तो फिर भी आपको कविता वगैरह मिल जाती हैं, और छोटे बच्चों के लिए आजकल बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी जाने लगी हैं। लेकिन किशोर साहित्य का मुझे काफ़ी अभाव दिखाई देता। हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, मैं इसका दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में कोई ऐसा किशोर साहित्य नहीं आया है। तो अगर हम जब भी लिखते हैं तो आयु वर्ग हमारी आँखों के सम्मुख स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम फोकस कर पाएंगे उस आयु वर्ग पर, और तभी उस आयु वर्ग के बच्चों को वो रचनाएं अच्छी लगेंगी। तो ये 3 जो आयु वर्ग हैं, इनमें हमारी रचना कहाँ फिट बैठ सकती है, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना ही चाहिए। तो मैं अपनी 1-2 कविताएं सुनाती हूँ आपको, बहुत ही छोटी छोटी हैं। और एक तो है मच्छर पर। मच्छर सब से सब रूबरू होते हैं, जब वो काटता है तो बस मज़ा ही आ जाता है आदमी को। तो मच्छर पर कविता है। मिस्टर मच्छर आए हैं, बैंड साथ में लाए हैं। मिस्टर मच्छर आए हैं, बैंड साथ में लाए हैं, बैंड बजाएंगे अपना, कैसे देखोगे सपना। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें सीख हो, केवल मनोरंजन, शुद्ध निर्मल आनंद मनोरंजन इसमें है। इसी तरह से एक और कविता है जो बाल मन की कल्पना की उड़ान को प्रतिबिंबित करती है। वो कविता है, ये कविता 1999 में मेरी पहली पुस्तक छपी थी बच्चों के लिए, उसकी पहली ही कविता है। कविता है, टॉफ़ी पेड़ों पर लगती तो बड़ा मज़ा आता, टॉफ़ी पेड़ों पर लगती तो बड़ा मज़ा आता, और शरबत की टंकी होती तो बड़ा मज़ा आता। आइसक्रीम की वर्षा होती, बड़ा मज़ा आता, और रोज़ हमारी छुट्टी होती, बड़ा मज़ा आता। तो इस तरह से ये कविता केवल बाल मन की जो कल्पना है उसको आकार इसमें दिया गया है। तो इस तरह से छोटी छोटी कविताएं जो हैं वो बच्चों को बहुत ही खुश कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं। बहुत सारी कविताएं इस तरह की हम रोज़ाना पत्रिकाओं में देखते हैं, अच्छी कविताएं छपती हैं, ऐसी बात नहीं है। सब तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा साहित्य आजकल लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पत्रिकाएं बंद होती जा रही हैं, बाल पत्रिकाएं बंद होती जा रही हैं, जिस तरह से अखबारों में बच्चों के लिए जो स्थान कोना सुरक्षित होता था वो लुप्त होता जा रहा है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर हम इस तरह का दबाव बनाएं प्रकाशकों पर, अखबारों पर, तो हो सकता है अगर हम इस तरह का कोई मूवमेंट जैसा चला सकें, कैंपेन जैसा चला सकें, तो बहुत ही दूरगामी प्रभाव इसके हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस दिशा में भी कोई प्रयास बाल रचनाकार जो हैं वो मिल करके कर सकते हैं। अब यहाँ जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बचती है वो ये है कि हम चाहे कुछ भी करें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों को पढ़ने की लत लग जानी चाहिए। अगर बच्चे को पढ़ने की लत नहीं लगती, अगर वो पढ़े बिना प्रसन्न रह सकता है तो वो क्यों पढ़े? क्योंकि वो उसके फ़ायदों से परिचित नहीं है। फ़ायदों से हम परिचित हैं, वो नहीं है परिचित। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि वो किसी भी तरह बाल साहित्य को पढ़ना शुरू कर दे। बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। उसकी भाषा विकसित हो जाएगी, उसकी तर्क शक्ति विकसित हो जाएगी, उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम एक बार उसे पढ़ने की आदत लगा दें जो न छूटे, कभी लागी ना ही छूटे। तो ये जो काम है इसमें हमें जुट जाना चाहिए कि किस तरह हम ऐसा साहित्य रचें
कि बच्चा उसे पढ़े, पढ़े ही पढ़े, ज़िद करके पढ़े। जैसे आइसक्रीम के लिए ज़िद करता है, टॉफ़ी के लिए ज़िद करता है, वैसे ही वो किताबों के लिए ज़िद करने लगे। तब जा कर के हम अपने उद्देश्य में, हम अपने लक्ष्य में, बच्चों के विकास में सफल हो पाएंगे। और आप लोगों को ध्यान होगा कि रूसी साहित्य की किताबें किसी ज़माने में हमारे देश में बहुत बिकती थीं। क्यों बिकती थीं? क्योंकि उनमें चित्र बहुत ही अच्छे होते थे, उनका मूल्य बहुत ही कम होता था और उनका कंटेंट भी ठीक होता था। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो बाल साहित्य की पुस्तकें अवश्य ही होगी। दीनदयाल शर्मा जी बता रहे हैं कि टाबर टोली 18 साल से छप रहा है। टाबर टोली के माध्यम से दीनदयाल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अखबार है ये। ऐसा अखबार नहीं होता है जो केवल बच्चों का अखबार हो। इसी तरह से जो बाल प्रहरी वाले किरौला जी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वो बच्चों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, कविता पाठ की, कहानी की, इस तरह की। इसी तरह जो लोग भी रंगमंच से बच्चों को जोड़ते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम साहित्य की दिशा में ही एक तरह से कर रहे हैं। क्योंकि साहित्य जो है वो मनुष्य को सत्यम शिवम सुंदरम से परिचित कराता है। बाल साहित्य सत्य, शिव और सुंदर, कोई भी साहित्य अगर वो शिव नहीं है, अगर वो कल्याणकारी नहीं है, अगर वो सुंदर नहीं है, अगर वो जो भी सौंदर्य है इस दुनिया का, जैसे हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, पंछी हैं, कलकल है, कोयल है, बसंत है, जो भी सुंदरतम है इस सृष्टि में, जो भी रचा गया है, उससे परिचित कराना साहित्य का काम है। लेकिन यथार्थ से, जीवन की नकारात्मकताओं से भी हम ही परिचित कराएंगे उसे, ये भी जरूरी है। तो इस तरह से साहित्य जो है उसके इतने आयाम हैं कि 1 घंटे में उन सभी आयामों का स्पर्श करना भी संभव नहीं है। मैंने यथासंभव प्रयास किया कि मैं जितना स्पर्श कर सकूं, अब मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार उसका मैंने अवश्य ही प्रयास किया है। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं इनका मैं जवाब अवश्य ही दूंगी इस प्रोग्राम के बाद में। और आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े, अपना अमूल्य समय दिया, उनकी मैं आभारी हूँ। और डॉक्टर ऋषि शर्मा जी की भी मैं आभारी हूँ। मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और इस मंच पर मैं अपने विचार सबके साथ साझा कर सकी। आप सबका धन्यवाद।